स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसे एलिमेंट जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं? केमिकल्स हैं। रिएक्टिविटी मीन्स उनका आपस में रिएक्शन, कि वो केमिकल्स किस तरह से आपस में रिएक्शन करते हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें आप लोग देख चुके हो कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट जो है वो 18 ग्रुप्स हैं और 7 जो है वो आपके पास पीरियड्स वाले होते हैं। वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं? केमिकल्स हैं। अब उन केमिकल्स में हमारे पास जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स को आप रीड करेंगे। एक आपके पास आ जाती है मेटल्स और दूसरी क्या आ जाती है? नॉन मेटल। तो यहाँ पे बेटा हम जो है वो दो चीजों को देखने जा रहे हैं। एक आपके पास आएंगी मेटल्स और दूसरी क्या होंगी? नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स एंड सेकंड वन क्या होगा? नॉन मेटल्स होंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स को कहाँ पे लाए जाते हैं। हम पीरियोडिक टेबल बेटा बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ इस तरह से जो है वो टेबल एक बना हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से। इस टेबल में आपके पास जो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है, तो ये वाले जो दोनों ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ये आपके पास कहलाते हैं एस ब्लॉक। ये कौन से वाले एलिमेंट है? एस ब्लॉक। और जो यहाँ आपके पास 13 से स्टार्ट होकर 18 तक जाते हैं बेटा, ये आपके पास कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्चुअली बेटा जो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे ये आपके पास कहलाते हैं मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो बेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यही एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास क्या है? ये मेटल्स हैं। और जो आपके पास बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास क्या होती हैं? ये आपके पास होती हैं नॉन मेटल्स। तो चैप्टर में सबसे पहले क्योंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सीक्वेंस के साथ चलते हुए सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में देखते हैं कि मेटल्स एक्चुअली आपके पास होती क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स का पोर्शन। मेटल्स बेटा आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करते हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। अब आपके पास और मेटल का वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आता है, आपके ज़हन में आता है, मेटल कोई हार्ड चीज होगी जो बहुत सॉलिड होती है, जो बहुत सख्त होती है। यानी पहला जो वर्ड आता है कि वो सॉलिड होती है, दूसरा जो आता है कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो चुकी है। एग्जैक्टली ये जो दोनों चीजें आपके माइंड में आ रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसी मेटल्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो ज्यादा हार्ड नहीं होती। तो हम देखते हैं वो मेटल्स किस तरह की होती हैं, वो किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास शो करती हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की टाइप देख लेते हैं। आपके पास बेटा जो मेटल्स आती हैं, मेटल्स 3 तरह की मेटल्स होती हैं। एक आपके पास मेटल जो होती हैं वेरी रिएक्टिव मेटल। एक मेटल वो मेटल्स जो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती हैं, इवन दैट जैसे ही किसी चीज के साथ आके सपोज आपने सोडियम लिया, सोडियम को आपने वाटर के साथ मिलाया, वो वायलेंटली उसके साथ रिएक्ट करेगा, इतनी जल्दी रिएक्शन करेगा कि आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि इतना जल्दी रिएक्शन किस तरह से हो गया। इस तरह से कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं, यानी वो रिएक्शन तो करती हैं लेकिन ना ज्यादा फास्ट वे में रिएक्शन करती हैं, ना ज्यादा स्लो वे में रिएक्ट करती हैं। जो सेकंड टाइप हमारे पास क्या आती है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो बहुत जो है वो मॉडरेट वेरी रिएक्टिव मेटल्स। और सेकंड क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। और थर्ड जो बेटा आपके पास आ रहा है उसको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स, या उससे इनर्ट मेटल्स भी बोलते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स या फिर हम उनको क्या बोलते हैं? वो आपके पास आ जाती हैं इनर्ट मेटल्स। इनर्ट मेटल्स यानी ऐसी मेटल्स जो बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं या बिल्कुल ही रिएक्ट करती ही नहीं है। अब हमारे पास अगर हम वेरी रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं बेटा? यहाँ से आपके पास एमसीक्यू पोर्शन बन रहा होता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। सपोज आपको वो जो है एमसीक्यू दिया जाता है डैश मेटल इज वेरी रिएक्टिव मेटल, उसमें वो आपको दे देते हैं सोडियम दे देते हैं, देन वो आपको जिंक दे देते हैं, देन वो आपको दे देते हैं सिल्वर और देन गोल्ड दे देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगी वो आपके पास सोडियम होगी। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके पास वेरी रिएक्टिव मेटल्स होंगे, इसमें आपके पास क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, लिथियम आ जाता है,
वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी बहुत वायलेंटली, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। देन बेटा आपके पास आ जाता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो बहुत क्या करती है, मतलब ना बहुत फास्ट रिएक्ट करती है ना बहुत स्लो रिएक्ट करती है। इनके रिएक्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत स्लो होता है। मींस अगर ये रिएक्शन आपके पास जो है वो सपोज 2 मिनट में हो रहा है और ये वाला रिएक्शन जो है इसको होने में तकरीबन हफ्तों लग रहे हैं, तो ये वाला रिएक्शन एटलीस्ट आपके पास 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। मतलब मॉडरेट रेट लेने के बाद ये रिएक्शन जो है वो आपके पास प्रोसीड हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं, उनके हम नाम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मेटल्स हैं। तो बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाता है जिंक, आयरन और टिन और लेड वगैरह। जिंक, लेड, टिन और आयरन, ETC, ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास मेटल्स हैं जो बहुत मॉडरेट लेवल पे बेटा रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है लेस रिएक्टिव मेटल या लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट मेटल। इसमें आपके पास आ जाता है कॉपर, बहुत ही कम रिएक्ट करता है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है सिल्वर या गोल्ड वगैरह, आपके पास आ जाता है AU, AG वगैरह। और फिर इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो एक मजीद एलिमेंट आ जाती है वो आपके पास होता है प्लाटिनियम। ये वो एलिमेंट है बेटा जो आपके पास बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं या बिल्कुल ही। अब ये तो हमारे पास आ गए मेटल्स के टाइप, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल। अब उसके बाद बेटा हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं कि मेटल्स जो है वो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, मेटल्स किस तरह की खसूसियात आपके पास शो कर रही होती हैं। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, हमारे पास केमिस्ट्री में हमेशा प्रॉपर्टीज, 2 तरह की प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट की बेस पे देखे जाते हैं। फिजिकल स्टेट वो तमाम स्टेट जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, वो स्टेट आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास फिजिकल स्टेट कहलाती है। जैसे किसी चीज का कलर है, किसी चीज की ऑडोर है, किसी चीज की स्मेल है, किसी चीज के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सारे के सारे उसके फिजिकल स्टेट में आ जाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज मींस किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने का रेट जो है वो रिएक्शन करने के बाद कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं बना रहे वो क्या कहलाती है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज किस तरह से रिएक्ट करती है, ये चीज उसकी क्या कहलाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो यहाँ पे भी हम मेटल की जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास ये तो थी मेटल के टाइप्स। हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टीज की मेटल किस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास शो कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक जो आएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया, हमारे पास किस तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती है, 2 तरह की। सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है किसी भी मेटल की या किसी भी चीज की आपने प्रॉपर्टीज देखनी हो, हमेशा 2 तरह की प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्या आएंगे आपके पास बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह का कलर, ऑडोर, स्मेल, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो, आप इसकी डेंसिटी देख सकते हो, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअली केमिकल रिएक्शन की बेस पे हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी भी मेटल्स हैं, सारी की सारी मेटल्स आपको किस तरह की नजर आती है, सॉलिड स्टेट में नजर आती है। जितनी भी मेटल्स हैं बेटा वो सारी की सारी, जिस तरह से आप लोग डेली रूटीन में देखते होंगे कि जो आयरन लोहा होता है वो आपको जो है वो सॉलिड नजर आता है। फिर इसी तरह से आपको कॉपर है वो आपको कैसा नजर आता है, सॉलिड नजर आता है। सिल्वर और गोल्ड तो सबने देखा होता है ना, वो भी कैसा नजर आता है, वो भी आपको जो है वो सॉलिड नजर आता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी मेटल है, जिस तरह से आपके पास एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वो भी आपके पास क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट में नजर आती है। टिन पैक जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हो, वो टिन पैक जो होता है टिन से बने होते हैं, वो कैसा नजर आता है, वो आपको सॉलिड नजर आता है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी मेटल्स हमारे पास कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो और ये चीज आप देख सकते हो, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। तो वो कहते हैं ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारी की सारी मेटल सॉलिड है सिवाय एक मेटल के, वो आपके पास क्या होती है, मरकरी। अब मरकरी क्या है बेटा, मरकरी भी एक मेटल है लेकिन वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, आपके पास लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और मरकरी को आपने देखा होगा जो थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें यूज किया जाता है। वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वो सॉलिड हो तो हम उसको वहां पे कैसे क्यों यूज करें, क्योंकि सॉलिड तो एक जगह से मूव करके ऊपर नीचे नहीं जा सकता ना, सॉलिड की तो
लिक्विड शेप होती है। तो हमारे पास सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं, हमारे पास सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट किसके, मरकरी के साथ में पाया जाता है। मरकरी आपके पास पाया जाता है लिक्विड हालत में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बेटा जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड, किसके अलावा, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को बेटा हम Hg भी लिखते हैं, आप इसको मरकरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी मेटल्स क्या है आपके पास, सॉलिड हालत में पाई जाती हैं, ठोस हालत में पाई जाती है, सिवाय मरकरी के। मरकरी के साथ में पाया जाता है आपके पास वो लिक्विड हालत में पाया जाता है। और ये एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ऑल मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, या फिर आपको नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड और सॉलिड स्टेट, या फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है। तो आप जो है यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि सारे के सारे मेटल सॉलिड होंगे, आपके पास कुछ एक मेटल चाहे वो एक है लेकिन वो लिक्विड हालत में तो है, तो लिक्विड स्टेट में तो है, तो आप वहाँ पे ये लिखेंगे कि सारी की सारी मेटल्स आपके पास लिक्विड होंगे, सॉरी सॉलिड होंगे, सिवाय एक के, वो क्या होगी, वो आपके पास मरकरी जो है वो आपके पास लिक्विड हालत में पाई जाती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, क्योंकि आपके पास मेटल्स की पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मेटल एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग के साथ जुड़ी होती है, इसलिए तो आपके पास सॉलिड स्टेट में आ रही होती है। तो इसी वजह से सॉलिड होने की वजह से, कॉम्पैक्ट पैकिंग होने की वजह से, कॉम्पैक्ट एक दूसरे के साथ यानी बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं बेटा, हाई होते हैं। क्योंकि ये देखिए ना, आपके पास सपोज अगर किसी चीज की पैकिंग जो है वो इस तरह से क्लोज है, तो आपको सबसे पहले आप जो हीट लगेगी वो इन एटम्स को दूर करने के लिए यूज होगी। जब ये दूर होंगे तो मेल्ट होंगे तो देन बॉयल होंगे। तो यही रीजन है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा क्या होते हैं, आपके पास इन मेटल्स के जितने भी मेटल्स हैं उन सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, इसका मतलब है कि इनकी डेंसिटी यानी इनकी जो वजन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। अब सपोज करिए आपके पास, आपने इतना सा एक बॉक्स जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, इतना सा एक बॉक्स है, इसमें आपने एक सॉलिड लिया हुआ है। अब इतना सा एक बॉक्स हम एक और ले लेते हैं, उसमें आप सॉलिड के बजाय कोई भी गैस या कोई और चीज ले लेते हो, तो वो क्योंकि गैस या सॉलिड या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है बेटा वो क्या होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। सॉलिड की नहीं, सॉरी गैस के और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इनकी निस्बत थोड़ी पैकिंग क्या होती है, लूज होती है। सपोज आप यहाँ पे कोई लिक्विड ले लेते हो, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े क्या होंगे, दूर होंगे। तो आपके पास इसके मुकाबले में अगर देखा जाए, यहाँ पे एटम्स कम आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एटम ज्यादा है। तो जहाँ पे एटम ज्यादा होंगे, ज्यादा एटम होने की वजह से उनका वजन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही रीजन है, हम कहते हैं कि आपके पास मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, डेंसिटी भी इनकी हाई होती है। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा हम देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो हमें नजर आती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम स्मेल कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अभी तक हम 3 पॉइंट्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखी उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, और देन हमने उसकी स्टेट देखी कि वो किस हालत में पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं कि इनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आउट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आउट। इनमें से हीट, हरारत और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो है वो इनमें से गुजर सकता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारे के सारे मेटल्स क्या होती हैं, मैलेबल एंड डक्टाइल होती हैं। मीन्स टू से कि हम मेटल्स को हैमर करके उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो कूट के उन्हें हैमर करके हम उनकी तारें भी बना सकते हैं और उनसे शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, जस्ट मेटल्स की होती हैं, क्योंकि मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, उनको आप हैमर कर सकते हैं और बहुत सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। अगर आप किसी नॉन मेटल को हैमर करेंगे तो देन वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो क्या होती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेक्स्ट इसकी आ जाती है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, मैलेबल एंड डक्टाइल, यानी इनसे शीट्स एंड वायर्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। ठीक हो गया। फिर कैसे बनाई जाती है, जब हम उन्हें हैमर करते हैं, और हैमर करने के बाद आपने देखा होगा आप किसी भी मेटल को जब उसके ऊपर कोई चीज मारते हो तो आपको एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो होती है वो एक्चुअली टन की साउंड होती है। तो जितनी भी मेटल्स हैं जब उनको हैमर किया जाता है तो हमें उनसे कौन सी साउंड आती है, तो आपको कुछ साउंड आ रही है। जबकि नॉन मेटल्स को अगर देखा जाए, जैसे कार्बन वगैरह आ जाता है, ग्रेफाइट वगैरह आ जाता है, आप उनको अगर हिट करते हैं आपको किसी तरह की कोई साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पे मेटल की एक प्रॉपर्टी क्या आ गई, दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ टन, प्रोड्यूस
साउंड ऑफ टन। यानी जब आप हैमर करते हैं तो आपको एक टन की आवाज सुनाई देती है। किसी भी मेटल को आप हिट करके देखें, वहां पे आपको आवाज सुनाई देगी। वो आवाज क्या कहलाती है? एक्चुअली साउंड ऑफ टन कहलाती है, जब आप उसको हिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाती है मेटल्स होती है, ये बहुत हार्ड होती है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, हम सॉलिड लिख रहे हैं। सॉलिड का मतलब ये भी होता है कि मेटल आपके पास क्या होती है? हार्ड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। और जितनी भी मेटल्स हैं, सारी के सारी मेटल्स क्या होती है? लस्ट्रस होती है, चमक होती है मेटल की। गोल्ड की देखिए चमक होती है, सिल्वर की चमक होती है, आयरन की भी चमक होती है, कॉपर की भी चमक होती है। सिक्के देखे होंगे, वाइट्स जो आप लोग यूज करते हैं, कॉपर की वाइट होती है, उनकी भी चमक होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स हैव लस्ट्रस। मेटल्स क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो है वो लस्ट्रस उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो चमक होती है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगी? दे हैव लस्ट्रस शाइन, लस्ट्रस शाइन, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखें तो ऑलमोस्ट अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको 4 प्रॉपर्टीज उसको लिखनी ही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होगी। ऑलमोस्ट आप इसमें से 4 जो है वो लिखेंगे, आपको उसके जो है वो 2 नंबर लास्ट में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बेटा हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ के। मेटल्स हमारे पास किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल की क्या है कि मेटल की ये एबिलिटी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो आपके पास कैटायन बनाते हैं, यानी उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो उन्होंने लूज किए होते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी को अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने की वजह से उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। अब जब स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी बेटा जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी कि मेटल कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकते हैं। मेटल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनाते हैं? अनफॉर्म कैटायन, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल, उनके ऊपर उतना चार्ज आता है। सपोज सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बेटा इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। अगर कोई दूसरी मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगी उतना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। यही चार्ज उसकी वैलेंसी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये चार्ज उसकी वैलेंसी भी कहलाता है। द चार्ज ऑन ए कैटायन, ये वाला चार्ज जो है, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है इसका इट्स वैलेंसी, इसको हम इस एटम की, इस एलिमेंट की, इस कैटायन की वैलेंसी भी बोलते हैं। होप सो कि वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। यानी सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब अब जो दूसरा एटम है वो जिसके साथ इसने कंबाइन होना है, ये तभी उसके साथ कंबाइन हो सकता है जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे गेन करेगा। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस दूसरे एलिमेंट में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सके, तभी इनके दरमियान में बॉन्ड बन सकेगा, अदरवाइज इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं बन सकता। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी इसको वैलेंसी भी बोलते हैं। तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल। जब ये नॉन मेटल के साथ बेटा मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये बॉन्ड जो बनाते हैं वो कहलाता है आपके पास आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड किस तरह से? जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन बेटा क्या होता है? क्लोरीन आपके पास जो है वो एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यूं आपके पास सोडियम और क्लोराइड के मिलने से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है बेटा, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। क्यों आयोनिक बॉन्ड होता है? क्योंकि दोनों आयंस है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आयंस के दरमियान में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बेटा, उसके बाद ये कैटायन बनाता है, कैटायन की जो चार्ज होता है उसको वैलेंसी भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कब बनाते हैं? जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं। तो नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने के बाद ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। यही रीजन है कि आपके पास जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट
बाकी जितने भी आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आ जाते हैं, जो कोवलेंट सॉलिड्स आ जाते हैं, उनके मुकाबले में आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। और इसके अलावा बेटा इनके दरमियान एक तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और इसके अलावा इनके दरमियान में बॉन्डिंग को हम मेटेलिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। अब मेटेलिक बॉन्डिंग की क्या बात हुई? मेटेलिक बॉन्डिंग। अब मेटेलिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, हम इसको देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक सोडियम मेटल है, अब सोडियम में अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे इसके ऊपर रीजन है। इसी तरह से दूसरा सोडियम आ गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। यूं आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में कंबाइन जो है वो होते रहते हैं। एक टाइम आता है आपके पास कि जब क्या होता है कि दोनों नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब नेगेटिव चार्ज बेटा एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, अब ये भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या होना जरूरी है, एक दूसरे के सामने होना जरूरी है। और सामने होने के साथ साथ उनका ऑपोजिट स्पिन में होना कंपलसरी है। यानी अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा कैसे मूव करना चाहिए बेटा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आते हैं, उनकी बॉन्डिंग जो है, उनकी स्पिन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। एक क्लॉकवाइज में मूव कर रहा होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। और जब ये बॉन्ड जो है मेटल्स के दरमियान में बन रहा होता है, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बन रहा होता है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।